हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12th का 2019 का सेट 7 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों कंप्लीट करा चुके थे। आई होप कि आपको बच्चों सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों इसके बाद सेट 7 के बाद 2020 का हम अनसॉर्ट पेपर कराएंगे और बच्चों उसकी वीडियो आपको एक क्लासेस पर अब नहीं मिलेंगी। उसकी सभी वीडियो 2020 का जो अनसॉल्व पेपर है उसकी सभी वीडियो आपको हमारा जो न्यू चैनल है JMD क्लासेस उस पर बच्चों मिलने वाली हैं। तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम उसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमसे अभी आगे के रह गए हैं जिन्हें हम अब सॉल्व कराएंगे बच्चों। तो हम आपको जो सॉल्व करा चुके थे वो तीसरे के बच्चों तीसरा भी कंप्लीट है, चौथे के का तक हमने आपको कंप्लीट करा दिया था बच्चों। ठीक है, चौथे के का तक। अब देखिए ये जो चौथे का खा है ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, आप लोग इसे स्वयं करेंगे। ठीक है, और जो चौथे का गा है ये मैं कराने वाला हूँ। ये देखिए इसको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए आप, ये है क्या क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन हाई स्कूल में ज़्यादातर पूछा जाता है लेकिन हो सकता है आपके यहाँ भी पूछ लें। इसमें लिखा है यदि किसी लीप वर्ष को यदृच्छा चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। एक लीप वर्ष है, ठीक है, उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता पूछी है। लीप वर्ष आप जानते होंगे ऐसा वर्ष जिसमें कुल 366 दिन होते हैं, जबकि सामान्य जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो देखिए लीप वर्ष में 53वां रविवार होने की प्रायिकता हमसे पूछी है। तो ये क्वेश्चन है आपका चौथे का गा। ठीक है प्यारे, तो देखिए बच्चों यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या भी आप कह सकते हैं होती है बच्चों 366। कितने? 366। अब बच्चों इसने रविवार 53वां रविवार होने की प्रायिकता पूछी है। तो ये बताइए मुझे रविवार कितने दिनों में एक बार आता है। तो रविवार जो है 7 दिनों में एक बार आता है, एक सप्ताह में एक बार रविवार आता है। तो कुल 366 दिन में कितनी बार रविवार आएगा भाई? 7 दिन में एक बार रविवार आता है, 366 दिन में कितनी बार रविवार आएगा? तो ये निकालने के लिए हमें 7 से 366 में भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन में एक बार आता है इसलिए हम 7 से भाग दे रहे हैं और 366 दिनों में हमें निकालने हैं इसलिए 366 में भाग देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 366 दिनों में रविवारों की संख्या कुल संख्या। तो ये निकालेंगे हम 366 डिवाइड बाई 7। तो 366 में जब आप 7 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा? भाग दीजिए, 7 पंजे 35, फिर कितना बचा? ये है 36 हो गया, 35 एक बचा 16 हो गया और 7 दूनी 14, 52 रविवार हो गए। 52 रविवार और प्लस 2 दिन और बचे प्यारे, 2 दिन और बचे या नहीं बचे भाई? 366 दिन है टोटल। ठीक है, अब हमने इसमें 7 से भाग दिया तो 52 बार गया पूरा भाग, मतलब कि 52 रविवार बनेंगे 366 दिन में और उसमें से 2 दिन और बचेंगे। कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि 364 दिन में 52 रविवार बनते हैं और 2 दिन और बचे आपके, तो 2 दिन शेष ये बचे। अब ये जो लास्ट के 2 दिन बचे यार, ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं मुझे आप ये बताइए भाई। 366 दिन थे, 7 दिन में एक रविवार आता है इसलिए हमने 7 से भाग दिया 366 दिन में, तो 52 बार गया पूरा भाग। तो इसका मतलब हो गया कि 366 दिन में 52 रविवार तो पूरे आते हैं, फिर 2 दिन और शेष बच जाते हैं, क्योंकि 364 में भाग जा रहा है पूरा, ये 366 तो 2 दिन और बचे। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? ये लास्ट के जो 2 दिन बचे इसकी प्रतिदर्श समष्टि लिखिए आप। अंतिम जो 2 दिन बचे भाई 366 दिन है, लास्ट में 2 दिन और बचे, अंतिम 2 दिन बचे। अभी इन अंतिम 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या हो सकती है भाई? ये अंतिम 2 दिन हो सकता है संडे और मंडे हो, या मंडे और ट्यूसडे हो, या ट्यूसडे और वेडनेसडे हो, या वेडनेसडे थर्सडे हो,
या थर्सडे फ्राइडे हो, या फ्राइडे सैटरडे हो, या सैटरडे संडे हो। ये कुल प्रतिदिन समष्टि बनेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम अंतिम 2 दिनों की प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी प्यारे? अंतिम 2 दिनों की प्रतिदर्श समष्टि। तो ये बनेगी S बराबर, हो सकता है पहले 2 दिन, देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा, रविवार और सोमवार हो, या सोमवार व मंगलवार हो, ठीक है, या मंगलवार या बुधवार हो, या ये भी हो सकता है बुधवार बृहस्पतिवार हो, ठीक है। यानी ये हो सकता है 2 दिन जो बचे हैं लास्ट वाले, इसमें हो सकता है पहला दिन रविवार दूसरा दिन सोमवार हो, या जरूरी है पहला दिन रविवार दूसरा दिन सोमवार ही हो, पहला दिन रविवार दूसरा दिन पहला दिन सोमवार और दूसरा दिन मंगलवार हो सकता है, या पहला दिन मंगलवार दूसरा दिन बुधवार हो सकता है, या पहला दिन बुधवार और दूसरा दिन बृहस्पतिवार हो सकता है, या पहला दिन बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो सकता है, या शुक्रवार और शनिवार हो सकता है, या शनिवार और रविवार हो सकता है, और रविवार सोमवार पहले ही हो गया। तो यानी कि ये जो लास्ट के 2 दिन बचे, ये लास्ट के 2 दिन जो बचे, ये इनमें से कोई एक जरूर होंगे या नहीं होंगे भाई। 366 दिन में कुल 52 रविवार हो गए और 2 दिन और बचे अभी लास्ट में। तो वो 2 दिन क्या होंगे? सप्ताह के 7 दिनों में से कोई 2 दिन होंगे वो भाई। लास्ट के 2 दिन बचे तो वो 2 दिन सप्ताह के 7 दिनों में से ही कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। वो 2 दिन संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। इनमें से ही कोई 2 दिन होंगे। तो कुल कितने ऐसी प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो NS कितना हो गया? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट वो हो गए 7। अब हमसे पूछिए 53वां रविवार होने की प्रायिकता। तो 52 रविवार तो पूरे हो गए। अब 53 रविवार। अब ये देखिए ऐसी इसमें कितनी प्रतिदर्श समष्टि के पॉइंट हैं जिसमें रविवार आ रहा है। तो अगर 53वां रविवार यहां भी हो सकता है, या 53वां रविवार यहां भी हो सकता है। एक तो यहां पर हो सकता है और एक यहां पर। ये देखिए इन 2 दिनों में इन 2 सैंपल पॉइंटों में रविवार आ रहा है। एक तो यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है। तो कुल 7 प्रतिदर्श बिंदुओं में से 2 प्रतिदर्श बिंदु ऐसे हैं जिसमें रविवार आ रहा है। तो कितने फेवरेबल केस हैं रविवार आने के? 53वां रविवार भाई। 52 रविवार तो हो गए। 53वां रविवार कितने में आ रहा है? या तो इसमें पड़ेगा, यानी संडे और मंडे होगा तो 53वां रविवार हो जाएगा, या सैटरडे और संडे होगा तो 53वां रविवार पड़ेगा। इनमें तो कहीं रविवार आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 53वां 53वां रविवार होने की प्रायिकता बराबर टोटल कितने सैंपल पॉइंट हैं? 7 में से ऐसे कितने सैंपल पॉइंट है जिसमें 53वां रविवार हो रहा है? तो 2 सैंपल पॉइंट हैं, 1 और 1 2, तो 2/7। दिस इज योर आंसर। नहीं समझ में आया? पहले 366 में 7 से भाग दो। 52 रविवार तो आ गई। अब 53वां रविवार कौन सा होगा? तो लास्ट के 2 दिन बचे, उनमें से किसी में एक बार रविवार, 2 बार 53वां रविवार जरूर आएगा। तो लास्ट के 2 दिन क्या हो सकते हैं? इनमें से कोई 2 दिन होंगे। तो ऐसे इसमें 2 सैंपल पॉइंट है जिसमें रविवार आ रहा है। अगर रविवार आएगा तो वो 53 में ही होगा, क्योंकि 52 तो हो गए। तो 2 ऐसे सैंपल पॉइंट हैं, और कितने में से? टोटल 7 में से, इसलिए 2/7। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आपका ये चौथे का गा प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, उसे उठा लेते हैं बच्चों। यहां पर दर्शाइए कि बिंदु दे रखे हैं बच्चों हमें कुछ,
और ये संरेख है, मैं ये बताना है क्या, ये संरेख हैं। तो कहा प्रश्न है ये चौथे का। बिंदु हमें क्या क्या दे रखे हैं वो लिखिए। एक तो वेक्टर ए दे रखा है, बिंदु ए दे रखा है माइनस के 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। एंड बिंदु बी दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। एंड वेक्टर सी है 7i माइनस के, अभी देखो इसमें j नहीं है तो आप प्लस के 0j कर सकते हैं और माइनस के k कैप है, ठीक है। अब 3 बिंदु हमें यहाँ दे रखे हैं। अब ये 3 बिंदु संरेख कब होंगे? तो देखिए बच्चों, 3 बिंदुओं को संरेख करने की 2 तरीके से आप कर सकते हैं इसे। एक तरीका तो ये है कि ये बिंदु हैं तो आप इनको किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु मान लेना और वहां से किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं निकाल लेना, ए बी और बी सी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 मापांक ए बी क्रॉस ए सी। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। या आप एक इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जब 3 बिंदु, ये मान लीजिए ए बिंदु है, ये आपका बी वेक्टर बिंदु है और ये आपका सी वेक्टर बिंदु है, और ये तीनों संरेख होंगे। एक सीध में कब होंगे? जब वेक्टर ए सी बराबर होगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी के। वेक्टर ए सी बराबर होगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी के, तो ये संरेख होंगे। तो और इन पे मापांक और लगाइए, मापांक, इन तीनों का मापांक, यानी वेक्टर ए सी का मापांक बराबर होगा वेक्टर ए बी के मापांक प्लस वेक्टर बी सी के मापांक के। अगर ये बराबर आ गया तो ये संरेख हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, उसके लिए आपको पहले वेक्टर ए सी निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर ए सी आप कैसे निकालेंगे? वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। भाई ए सी कैसे निकालते हैं? सी माइनस ए। इट मीन्स कि सी वाले में से ए वाला घटाना है, ठीक है। तो लगाइए वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू लगा दो भाई। सी की जगह है 7i प्लस के 0j माइनस के माइनस ए की जगह ए की वैल्यू लगाओ माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए सी की वैल्यू जो आएगी तुम्हारी, यहाँ से घटाएंगे आप 7i और माइनस माइनस प्लस के 2i, तो 7 और 2 9i कैप, 0j और माइनस के 3j, तो माइनस के 3j ही आएगा, क्योंकि 0j में से घटाएंगे 3j को तो माइनस 3j आएगा, और यहाँ माइनस के और ये माइनस के 5 के हो जाएगा, तो माइनस के 6k कैप। साथ में ही यहाँ पर मापांक ए सी निकाल लो आप। तो अंडरवुड में आई का गुणांक 9 का वर्ग 36, जे का गुणांक माइनस 3 का वर्ग 9, के का गुणांक माइनस 6 का वर्ग 36 हो गया। ये 9 निम 81 होगा ना, 9 निम 81। भाई 9 का वर्ग 81 होता है। अब इसको आप ऐड कीजिए, तो 9 और 6 15 और 1 16, फिर 3 और 8 11 और 1 हासिल 12, 126। 126 के आप फैक्टर कीजिए। यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 तो यहाँ से आ जाएगा बाहर, और अंडरवुड में 7 दूनी 14 मात्रक, ठीक है। ऐसे ही आप निकालिए, ए सी आ गया, ए सी का मापांक ए बी निकालो, वेक्टर ए बी, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है? ये है i प्लस 2j प्लस 3k कैप, में से घटाना है a को। a की वैल्यू ये है माइनस के 2i प्लस के 3j प्लस के 5k कैप, ठीक है। तो घटाइए भाई, तो i और ये माइनस माइनस प्लस के 2i, तो 3i हो जाएगा, 2j और ये माइनस के 3j, माइनस का 1j हो जाएगा, 3k और ये माइनस के 5k, माइनस 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका मापांक ए बी निकालिए अब आप। तो अंडरवुड में 3 का वर्ग 9, माइनस जे का गुणांक 1 है, माइनस का वर्ग करेंगे 1, या 2 का वर्ग 4, 9 और 1 10 और 4, अंडरवुड 14 मात्रक। ऐसे ही आप निकालिए यहाँ पर भैया वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी निकालेंगे, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, नहीं वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है भाई? ये है आपकी 7i प्लस के 0j एंड माइनस के k, में से घटाना है b को, तो i प्लस 2j प्लस 3k कैप।
तो घटाएंगे तो भाई वेक्टर बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर बी सी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 7i में से घटाएंगे 1i को तो 6i, 0j और माइनस के 2j, तो फाइनली माइनस के 2j कैप आएगा। यहाँ माइनस के और ये माइनस के 3k, तो माइनस के 4k कैप हो जाएगा। मापांक वेक्टर बी सी आप निकालेंगे तो अंडरवुड में 6 का वर्ग 36, माइनस 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, तो अंडरवुड में 16 और 4 20 और 36 56 आ गया। ठीक है, तो इसको आप मापांक इसका वो फैक्टर करेंगे तो 14 चौका 56 यानी 2√14 आएगा। इन्हें आप फैक्टर कर लीजिएगा, 2 के बच्चों पेयर बन जाएंगे। ठीक है, और बाहर निकल आएगा 2 और अंडरवुड में 2 सत्ते 14 यानी अंडरवुड 14 बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। तो देखो मापांक ए बी निकालो, मापांक ए बी प्लस मापांक बी सी। तो मापांक ए बी की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, √14 एंड प्लस मापांक बी सी की वैल्यू कितनी निकाली है 2√14। तो फाइनली कितना हो गया, ये हो गया आपका 1√14 और 2√14 3√14। ये आ गया आपका ये इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी ए सी के मापांक की वैल्यू भी आपकी जो है 314 है। देखो ठीक है, तो बराबर क्या आ गया ये ए सी का मापांक, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 314 है, तो यहाँ पास में बराबर आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, समरेख है। ठीक है, तो आप ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी निकाल लीजिए और उनके मापांक निकाल लीजिए फिर, और फिर ए सी का मापांक ए बी प्लस बी सी के मापांक के योगफल के बराबर अगर आ रहा है तो कह दीजिए कि समरेख है, अदरवाइज नहीं है। एक ये भी तरीका था, आप इससे भी कर सकते थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों उसे आप स्वयं कीजिएगा, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन कई बार कराया है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है आपका 5 में का प्रश्न, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 और बराबर π/4 आंसर लाना है। तो आप देखिए क्या कीजिए, आप दो तरीके से इसे कर सकते हैं। एक तो इन तीनों में एक साथ फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, और इस चौथे को यूं लेके चलो। जब आप इन तीनों में एक फॉर्मूला लगाओगे तो वहां से एक tan इनवर्स मिलेगा और एक tan इनवर्स ये चल रहा है आपका, फिर दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 आएगा और 1 tan में π/4 की वैल्यू होती है, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, π/4 आपका आंसर आ जाएगा। या आप इन दो में फॉर्मूला लगाओ, पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो यहाँ से आपको एक tan इनवर्स मिलेगा, फिर प्लस यहाँ कुछ भी वैल्यू आएगी। आप इन दोनों में एक फॉर्मूला लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यहाँ से आपको एक tan इनवर्स मिलेगा, अंदर कुछ वैल्यू आएगी। फिर इन दोनों में फिर से एक फॉर्मूला लगा देना tan इनवर्स x tan इनवर्स y का, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो आपको tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 मिलेगा, और ये tan इनवर्स 1 जो होता है tan π/4 की वैल्यू होती है, tan से tan इनवर्स हट जाएगा, π/4 आपकी RHS आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये स्वयं कीजिएगा, मैंने आपको ऐसे समझा दिया, आप इस कॉन्सेप्ट से चलिएगा, कैलकुलेशन सही कीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा। अगला जो प्रश्न है उसे उठाने बच्चों, तो देखिए ये क्या प्रश्न है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये मिस प्रिंटेड है क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको सही करके लिखिएगा क्वेश्चन को। ये सही क्वेश्चन क्या है मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, 5 में का प्रश्न है। ये सही इस तरीके से होगा 0 से π/2 और ये ओनली अंडरवुड साइन x है अपॉन अंडरवुड साइन x प्लस अंडरवुड कॉस x dx इज इक्वल टू π/4। सवाल ये है, ठीक है, ना कि आप ये समझे कि वो जो लिखा है वो गलत है। ये सही क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसको पहले तो मान लीजिए i बराबर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसमें आप प्रगुण यूज कीजिए, 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx, ये वाला, यानी अपर लिमिट में से x को घटाओ, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 तो है, अपर लिमिट में से घटाओ x को, तो साइन π/2 माइनस x अंडरवुड साइन π/2 माइनस x और प्लस अंडरवुड कॉस π/2 माइनस x, ठीक है, एंड dx। आप देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड dx। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, i और i 2i, दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही इंटीग्रेशन में हम ले सकते हैं। इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम है तो एक ही में लिख लो, अंडर रूड साइन एक्स अपॉन अंडर रूड साइन एक्स प्लस अंडर रूड कॉस एक्स प्लस अंडर रूड कॉस एक्स अपॉन अंडर रूड कॉस एक्स प्लस अंडर रूड साइन एक्स एंड होल dx। अब देखिए एलसीएम दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों का एलसीएम क्या सेम है, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 एलसीएम आएगा अंडर रूड साइन एक्स प्लस अंडर रूड कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये सेम सेम है तो कट गए, इससे भाग देंगे, उसमें एक बार एक का गुणा ऊपर करेंगे, रूट साइन एक्स में रूट साइन एक्स ही आएगा। ठीक है, एंड प्लस अंडर रूड, इससे ये कट गया, एक बार एक के ऊपर कॉस एक्स में करेंगे तो कॉस एक्स आएगा एंड फाइनली dx, इससे ये कट गया। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, यहाँ क्या बचा 1 एंड dx। अब 1 का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x के सापेक्ष और ये 0 से π/2 है, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट लगाएंगे π/2, लोअर लिमिट 0, तो 2i बराबर हो गया π/2। तो अब 2 का इधर नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू π/4, दिस इज योर RHS। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है और ये क्वेश्चन मैंने सभी आपको कराए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन कराए ही ना हो, मैंने ये सब क्वेश्चन कराए हैं और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। ठीक है, कुछ खास इसमें नया नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को उठा लेते हैं। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, ये सारणी का सवाल है बच्चों, क्या दे रखा है ये गा सवाल है 5वें का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे सारणी को हमें दे रखा है a माइनस बी माइनस सी, ये 2b और ये 2c। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कराया है आपको, 2a b माइनस सी माइनस ए एंड 2c, और यहाँ पर ये आपका 2a एंड 2b और ये c माइनस ए माइनस b, और आंसर में हमें लेकर आना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखिए कैसे करने वाले हैं इसको, यहाँ पर देखिए आपको अगर ये a प्लस बी प्लस सी 3 बार मिल जाए तो होल क्यों नहीं हो जाएगा। तो अब आप इसमें दिमाग ये लगाओगे, इसमें क्या ऑपरेशन लगाएं कि आपको a प्लस बी प्लस सी मिले, ऐसा कुछ सोचिए आप। देखिए यहाँ पर आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे, क्या सोचेंगे आप, तो a तो आपके पास है, अगर 2b को इसमें जोड़ूंगा तो घट के एक b बचेगा, 2c को जोड़ूंगा तो घट के एक c बचेगा, ऐसे इन तीनों को जोड़ूंगा तो मुझे ऊपर a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर मुझे ऑपरेशन लगाना है कि R1 चेंज एंड R1 में ऐड करना है R2 प्लस R3 को। ठीक है, तो करिए, इसमें आपको ऐड करना है ये, तो देखो a तो है ही, माइनस के b में जोड़ूंगा प्लस 2b तो घट के प्लस का b बचेगा, ऐसे माइनस c में जोड़ूंगा प्लस 2c को तो घट के एक c बचेगा। ऐसे ही आ जाओ 2a में जोड़ूंगा माइनस a को तो घट के एक a बचेगा, 2c में जोड़ूंगा माइनस c को तो घट के एक c बचेगा, और ये प्लस का b है ये। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। ये आपका एज इट इज रहेगा 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c एंड 2b एंड c माइनस a माइनस b। ऊपर से देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, कॉमन, तो क्या बचेगा 1 1 1, और यहाँ 2b 2c, यहाँ b माइनस सी माइनस a, और यहाँ 2c, यहाँ 2b c माइनस a माइनस b हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाइए आप, तो वो आप कैसे बनाएंगे, वो आप ऐसे बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप C1 में से घटाइए C2 और C2 में से घटाइए C3 को। ठीक है, तो बात बनेगी, तो C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। तो C1 में से घटाओ C2 को पहले, तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी तो चल ही रहा है। यहाँ पे देखिए आप एक में से घटाएंगे इस वाले एक को तो 0, 2b में से घटाएंगे इसको, देखिए यहाँ देख लीजिए 2b में से घटाना है किसको, b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए को, तो 2b माइनस में लग जाएगा माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो 2b में से एक b गया तो एक b और ये c और ये, यानी कुल मिला के a प्लस बी प्लस सी मिला। ठीक है, तो 2b में से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या मिला,
ए प्लस बी प्लस सी मिला। सही है भाई। ऐसे देखिए 2c में से घटाएंगे 2c को 0 हो जाएगा। अब 1 में से घटाएंगे इस वाले 1 को तो यहाँ भी 0, जो कि C2 माइनस C3 किया है हमने ऑपरेशन। और b माइनस c माइनस a में से घटाएंगे 2b को, देखिए घटा लेते हैं। b माइनस c माइनस a को, b माइनस c माइनस a को घटाएंगे 2b में से घटाएंगे 2b को, तो 2b, तो ये माइनस 2b में से प्लस का एक भी गया तो माइनस b माइनस c माइनस a। फाइनली तीनों में से माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c बचा, यानी यहाँ पे आया माइनस के a प्लस b प्लस c। और देखिए यहाँ पे 2c में से घटाएंगे फिर इसको, तो क्या बचेगा देखिए, यहाँ साइड में मैं आपको घटा के भी दिखा रहा हूँ ना। 2c में से घटाना है किसको, 2c में से घटाना है c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, तो 2c माइनस में हो जाएगा माइनस c माइनस माइनस प्लस a प्लस b। 2c में से एक c गया c प्लस a प्लस b, फाइनली ये बचा, यानी हमारे पास बचेगा यहाँ पे फाइनली हम कह सकते हैं a प्लस b प्लस c बचा। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास बचता है, ये जो R3 C3 है ये नो चेंज रहेगा, तो 1 2b एंड c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b। अब देखिए अब आप गौर दीजिए, तो इस C1 में से a प्लस बी प्लस c कॉमन आ रहा है, C2 में से a प्लस बी प्लस c कॉमन आ रहा है, तो एक a प्लस बी प्लस c यहाँ से ले लो, एक यहाँ से ले लो और एक पैसे ही है, तो फाइनली क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस c का होल क्यूब। अंदर क्या बचेगा 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। अब R1 या C1 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ R1 के सापेक्ष प्रसार आपको करना है, तो ये प्रूफ जो है वो तो आपका आ गया। अब इसको सॉल्व करके 1 आ जाएगा। देखिए कैसे प्रसार करेंगे आप, ये 0 अंदर कुछ भी आएगा सब 0 फ्री है, माइनस 0 अंदर कुछ भी आएगा सब 0 फ्री है, प्लस 1 और फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इसका इसमें करेंगे 1 और माइनस इसका इसमें करेंगे 0। तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये 0 इसका इसमें करेंगे 1 आएगा और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, दिस इज योर RHS। तो आप अकॉर्डिंग टू प्रूफ ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, आराम से चलिए, सभी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि आपको ना आए, बशर्ते आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं मुझसे, सभी से जितने भी चार्ट मैंने कराए फिर आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब देखिए जो इसका घा प्रश्न है और जो अड़ा प्रश्न है वो आप स्वयं कीजिएगा। देखिए क्यों, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन कराए हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यार, सब क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने 1 से लेकर 6 तक के सेट बहुत आराम से मुझसे पढ़े ना, सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस को मुझसे पूछने की। देखिए क्या है, आपको बीच की दूरी निकालनी है। वेक्टर r बराबर आपको दे रखा है, घा है ये 5 में का, क्या दे रखा है i प्लस 2j प्लस k कैप प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस k कैप। ठीक है, और एक और दे रखा, इसे आप इक्वेशन 1 बना लीजिएगा, इसकी तुलना कीजिएगा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 से। तो a1 की वैल्यू ये हो गई और b1 की वैल्यू ये वाली हो गई। ठीक है, a1 आ गया आपके पास, b1 आ गया। फिर दूसरी जो दे रखी है वेक्टर r इज इक्वल टू दे रखा है 2i माइनस j प्लस k, नहीं सॉरी माइनस का ही k है, प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, तो इसकी आप तुलना कीजिएगा वेक्टर i इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 से। तो ये वेक्टर a2 की वैल्यू हो गई और ये वेक्टर b2 की वैल्यू हो गई। तो आपके पास a1 आ गया, b1 आ गया, a2 आ गया, b2 आ गया। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर मापांक वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 खुद निकालेंगे आप, वेक्टर a2 माइनस a1 खुद निकालेंगे आप, मापांक वेक्टर b1 क्रॉस b2, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको मैंने एक बार नहीं बहुत बार ये क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम है। आप इससे अगला प्रश्न भी खुद करेंगे, अड़ा 5 में का अड़ा प्रश्न है ना, है तो मुझे बता दीजिएगा भाई, बहुत बार कराएं। यहाँ पर ये आलेखी विधि द्वारा रैखिक प्रोगमन समस्या को हल करना है, और यहाँ दे रखी है असम का x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, असम का नंबर 1, एंड 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, असम का नंबर 2, एंड x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और z बराबर 4x प्लस वाई का क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है।
तो आप स्वयं करेंगे। इस सम का के पहले समीकरण रूप में देख के पॉइंट निकालोगे और ड्रॉ कर दोगे प्लेन पर और चेक करोगे ब्लॉक एरिया कौन सा है, और जिन पॉइंटों से वो ब्लॉक है उन पॉइंटों पर जेड की वैल्यू निकाल लेना, जिस पॉइंट पर अधिकतम आए वही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप ये बड़ा प्रश्न भी यहाँ पर खुद करेंगे बच्चों। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आगे मैं कराऊंगा।